एसोसिएशन जो जगह जगह है, अगर हम उनके बाद में तो बोलते हैं तुम्हारा अपना संगठन है, तुम्हारे पास आ रहे हो। मतलब उनकी ये समस्या थी कि ना तो बामसेट उनकी समस्या उठा रही है, ना ही वो दूसरे कर्मचारी संगठनों के पास जा सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि सर कुछ तो हमारे लिए भी प्रावधान करो, और इसलिए ये कर्मचारियों का संगठन बनाया गया कि उनकी समस्या हल होनी चाहिए। अगर वो पहला ड्राफ्ट मैंने जो इसके लिए लिखा था तो आप उसको पढ़ना चाहिए सभी लोगों ने, और उसमें मैंने ये क्लियरली लिखा है कि इसमें दूसरी संगठनों को भी एफिलिएशन दिया जाएगा, इसका फेडरल स्वरूप होगा और दूसरी संगठनों को भी इसको एफिलिएट किया जाएगा। आइडिया क्या है कि हमारे समाज का आंदोलन चलाने के लिए हमें बहुत ज्यादा फंड्स चाहिए। बामसेट में मैं 1978 से काम करता रहा, और मैंने देखा कि जब बामसेट का राष्ट्रीय अधिवेशन होता है तो उस राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए जब हम डोनेशन निकालने जाते हैं तो मैंने पाया कि आखिरी महीने में, दिसंबर में अधिवेशन होता है, 3 महीने का उनको समय दिया जाता है। पहले 2 महीने हमारे कार्यकर्ता कुछ डोनेशन नहीं निकालते, उसमें बहुत सारे लोग यहाँ बैठे होंगे, और आखिरी महीने में रात को 12-12 बजे तक लगे रहते, और उसके बावजूद भी जो टारगेटेड फिगर उनको दिए होते हैं वो पैसा नहीं निकाल पाते जितना निकालना चाहिए। एज अगेंस्ट दिस, जो कर्मचारियों की SC ST OBC कर्मचारियों की जो संगठनाएं हैं, उन संगठनों के लिए लाखों करोड़ों रुपया इकट्ठा करके खर्चा करते हैं, और उसमें जो वकील करते हैं वो मतलब 10-10, 15-15 लाख रुपए के वकील को देते हैं और लाखों रुपया खर्चा करते हैं, और अंत में जैसे सुप्रीम कोर्ट के अगर बहुत सारे निर्णय अगर आप देखेंगे तो सब हमारे खिलाफ में ही जाते हुए नजर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कर्मचारी जो अपना पैसा लगा रहा है न्याय मिलेगा इसलिए, और अन्याय लेके घर में जाता है और समाज का करोड़ों रुपया बर्बाद करता है। तो ये स्थिति जब देखी हमने तो हमने ये कहा कि ये जो कर्मचारियों के संगठन है वो अपना काम करे, हम ये नहीं कह रहे कि उसको बंद करें, और हमारे बंद करे बोलने से बंद भी नहीं करेगा, लेकिन उनकी जो अपनी अपनी ऑफिस में बहुत सारी छोटी मोटी समस्याएं होती है, उन समस्याओं को वो हल करें कर्मचारियों की, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज आते हैं उन कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज पर उन्होंने हमारा जो एक ऑल इंडिया कर्मचारी कल्याण महासंघ है इसको एफिलिएट करे, ताकि हम कॉन्स्टिट्यूशनल इशू इफेक्टिवली फाइट आउट कर सकते हैं। और इसके लिए वो उसमें उन्होंने दान देना चाहिए, उन्होंने डोनेशन देना चाहिए, काम करना चाहिए, ताकि अगर एक बार कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज के माध्यम में उसको अगर हमने सेट कर दिया तो फिर डाउन द लैडर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उसको करना पड़ेगा। ये उसके पीछे की आइडिया है, और उस दिशा में किस अनुपात में कर्मचारी कल्याण महासंघ बढ़ना चाहिए वो बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो इसके लिए जो भी आज लीडरशिप है कर्मचारी कल्याण महासंघ की या आगे है, उन्होंने इसके बारे में सीरियसली सोचना चाहिए कि वो क्यों नहीं होगी। मुझे जानकारी है कि मुलुगु निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ से जुड़ने के बजाय लोग अपने तो SC ST वेलफेयर एसोसिएशन में जुड़े रहना चाहते हैं, लेकिन जो भी समस्या है इसका अध्ययन उन्होंने करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है और इससे रास्ता कैसे निकाला जाए, और मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ को बड़े पैमाने के ऊपर मतलब फैलाना चाहिए, ताकि आंदोलन को लगने वाले रिसोर्सेस, न सिर्फ कर्मचारियों की समस्याओं को हल करने के लिए लगने वाले रिसोर्सेस, बट पूरे आंदोलन को लगने वाले रिसोर्सेस यहाँ से निकलने चाहिए। क्योंकि बामसेट बनाते वक्त भी यही सोचा गया था कि जो आंदोलन चलाने के लिए टाइम, टैलेंट एंड मनी लगती है तो समाज के इसी वर्ग के पास है, और इसलिए अगर ये इस ढंग से हमारा समाज समझता है तो ये हम कॉलोनियल रिसोर्सेज अपने आंदोलन को दे सकते हैं, और इसलिए कर्मचारी कल्याण महासंघ ने इस दिशा में ज्यादा सीरियसली सोचना चाहिए। इन बात मुझे आप लोगों को बताना।
दूसरा मैं आपका ध्यान जो देना चाहता हूं कि जो भारत के संविधान का जो फाउंडेशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जो बनाई है बाबा साहब ने, उन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को इस्टेब्लिश करने के लिए संविधान बनाया है, जिसमें प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है, जस्टिस है, लिबर्टी है। तो जब ये इस पर इसका जो फाउंडेशन है, और नेहरू ने 30 दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रखे थे, तो उन्होंने ये कहा था कि हम ऐसा संविधान बनाने जा रहे हैं जिसमें इस देश के हर नागरिक के साथ न्याय होगा, इस देश में हर एक के साथ बराबरी का व्यवहार होगा। तो उस पर जब बाबा साहब को बुलाया गया 17 दिसंबर 1946 को चेयरमैन के माध्यम से, कि डॉक्टर आम्बेडकर आप बताइए आपका क्या कमेंट्स है, ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मूव किए गए हैं इसके ऊपर आपका क्या कहना है। तो बाबा साहब ने ये कहा स्पेसिफिकली, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट में भी है, वही से मैं बता रहा हूं आपको। वो ये कह रहे हैं कि मूवर ऑफ द रिजोल्यूशन शुड स्पेल, मतलब जिसने ये रिजोल्यूशन रखा कि इस देश को ऐसा संविधान देने जा रहे हैं जिसमें सबका स्वतंत्रता, समता और न्याय होगा, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कैसा करेंगे। ये बोल देना कि हम ऐसा संविधान देने जा रहे हैं जिसमें सबका स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय है, ये सिर्फ दीज आर मियर वर्ड्स, ये बाबा साहब ने लिखा है, दीज आर मियर वर्ड्स, ये सिर्फ शब्द है। और इसको कार्यान्वित कैसे करेंगे इसके बारे में उन्होंने बोलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इस दिशा में अपने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में कोई भी बात नहीं की। तब बाबा साहब को ये पूछा गया कि डॉक्टर अम्बेडकर आप बताइए। तब बाबा साहब ने ये कहा कि सही में अगर इक्वालिटी आप इस देश में निर्माण करना चाहते हैं तो फिर हेवी इंडस्ट्रियल सेक्टर सरकार ने अपने हाथ में रखना चाहिए, ये ऐसा ही लिखा है। मतलब पब्लिक सेक्टर का जो कंसेप्ट है, हेवी इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो कंसेप्ट है, वो बाबा साहब ये कह रहे हैं कि आप इस समाज के हर व्यक्ति के साथ न्याय नहीं कर पाओगे, हर व्यक्ति के साथ बराबरी का व्यवहार नहीं कर पाओगे जब तक हेवी इंडस्ट्रियल सेक्टर और पब्लिक सेक्टर आप अपने हाथ में नहीं रखोगे। तो मैं वो तमाम जो पब्लिक सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि ये बाबा साहब की देन है कि उनको पब्लिक सेक्टर में नौकरियां मिली, और उससे हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में जो लगना था वो लग गए, लेकिन सभी को तो सर्विसेज गवर्नमेंट सेक्टर में दी नहीं जा सकती, तो इसलिए पब्लिक सेक्टर क्रिएट किया गया था ताकि सरकारी तिजोरी से ये कंपनियां चलेगी, 51% से ज्यादा उसमें हमारा सरकार के शेयर रहेंगे और ये कंपनियां चलेगी। और इसमें बहुत सारे लोग पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, उस वक्त ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं दिया था, लेकिन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग बहुत ज्यादा मात्रा में पब्लिक सेक्टर में लगे। अब ये मैंडेट है कॉन्स्टिट्यूशन का कि वो प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस को रियलिटी में लाने के लिए पब्लिक सेक्टर क्रिएट करके ग्रास रूट तक गौर गरीबों के बच्चों को नौकरियां मिले और उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति ठीक होने से उसके तरफ देखने का समाज का रवैया बदला हुआ है। और अगर जिसका नहीं बदलता तो बाहर में जाए, हमें कुछ भी कहे, लेकिन हम तो आगे बढ़ेंगे और हम उसको वी डोंट केयर बात होती। तो एक तो ये बात थी। अब ये सरकार जो है आप लेके के पूरा उल्टा कर रही, और इसमें कांग्रेस जिम्मेवार, वो चले गए मेंबर साहब, तो मेरा ख्याल कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट थे, उनको मैं बता देना चाहता था यहाँ से कि ये आपने शुरुआत की और इन्होंने इसको आगे बढ़ाया और इन्होंने बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ाया। मैंने उसका डाटा निकाला क्योंकि यहाँ आना था, कुछ बातें मतलब विदाउट डाटा न बोलना चाहिए। तो आज 2017-18 तक मेरा ख्याल है, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो 3.5 लाख करोड़ जो है उन्होंने पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज किया और बेच डाला। 3.5 लाख करोड़ का उनका डाटा है, ईयर वाइज डाटा है, नेट पे अवेलेबल है। और उसके बाद
अभी तक मैं जब देख रहा हूं तो 5.5 लाख करोड़ जो है उन्होंने पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज किया, बेच डाला। अब ये 5.5 करोड़ पब्लिक सेक्टर को बेच डाला तो आप ये समझ सकते हैं कि उसमें एससी एसटी ओबीसी अगर उन्होंने रिजर्वेशन भरा तो हमारे 50% लोग जो है स्ट्रेट वे उनको, और उनके कोई दूसरा साधन नहीं है उनके अर्निंग का, तो 5.5 लाख मतलब 50% लोग जो है बाहर जाने से आज उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति जो ठीक करने के लिए पब्लिक सेक्टर बनाया गया था उसको आउट ऑफ सर्विस जाना पड़ा, और आज उनके खाने के लाले भी है कुछ लोगों के, मैंने बताया कि एक उसमें मर गया। तो ये जो सरकार है कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ में काम कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के खिलाफ में काम कर रही है। इस ढंग की जागृति होनी चाहिए। 350 पीएसयू है आज की तारीख में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है 350 है सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की, और राज्य सरकारों की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अलग है। तो आप ये देखेंगे कि इसमें जो मेजर है जो महारत्न कंपनियां हैं, महारत्न कंपनियों का मतलब ये है कि जो ज्यादा प्रॉफिट दे रही है कंपनियां, तो प्रॉफिट में चल रही है, लेकिन उसके भी शेयर सरकार मार्केट में उतार के जो उनका 50% शेयर सरकार का रहता है, जिसकी वजह से वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है वो प्राइवेट कर देते हैं। और प्राइवेट करने से होता ये है कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है, ऑन द बेसिस ऑफ द शेयर होल्डिंग वो बदल जाता है, वो प्राइवेट व्यक्ति हो जाता है, और फिर वो उसमें रिजर्वेशन की कोई सिस्टम नहीं है। तो आप ये देखेंगे कि उसमें हमारे लोगों को निकाल दिया जाता है। बीएसएनएल के लिए एग्जाम्पल है, बीएसएनएल के लिए एग्जाम्पल है। अभी ये बीएसएनएल जो है ये भी लिखा गया है, मतलब इसके बारे में पढ़ा तो मतलब पहले ये जो स्पेशली बीजेपी की सरकार जब आई पहली, उस सरकार ने जो प्रॉफिट में चल रही थी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उसने जानबूझ के उसको घाटे में चलाने का कार्यक्रम बनाया शुरू में, और फिर ये घाटे में है इसलिए अभी इसको बंद कर देना चाहिए या इसको बेच डालना चाहिए। और अभी जो एयर इंडिया का भी एग्जाम्पल है कि एयर इंडिया जो है प्रॉफिट में चल रही थी, एयर इंडिया प्रॉफिट में चल रही थी, तो उसको डिस्रिगार्ड करके मतलब उन्होंने अभी बेच दिया है। तो ये जो चल रहा है ये जानबूझ के हमारे खिलाफ में षड्यंत्रकारी काम हो रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात उसमें ये लिखा है, उसमें ये लिखा है कि कर्मचारियों ने विरोध किया, लेकिन कर्मचारी जो विरोध को डिसरिगार्ड करके उन्होंने इनको प्राइवेटाइज किया। इसका मतलब कर्मचारी की जो समस्या है, कर्मचारी कौन है? इस देश का सिटीजन है, और उस सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की एज ए गवर्नमेंट हर सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस बने, इसके लिए तो सरकार होती है। अन्यथा इनकी क्या जरूरत है सरकार होती? उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको वोट काय के लिए देते हैं, यूनिटेट नहीं की है। ये वोट का अधिकार जो है काय के लिए है? ये इसलिए है कि यूनिटेट काय की है, तो केयर करने की तो छोड़ो, उसका मतलब सत्यानाश करने का कार्यक्रम किया है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात मैं जो यहाँ बताना चाहता हूं वो ये है कि आज की तारीख में भी जितनी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है वो कुल मिला के एक साल में 1.5 लाख करोड़ जो है वो प्रॉफिट करा के दे रही है, और जो कंपनियां लॉस में चल रही है उनका भी मोर और लेस 1.5 लाख करोड़ है। अगर इसका मतलब ये है कि सभी की सभी अगर कंपनियां जो प्रॉफिट दे रही है और जो लॉस हो रही है, अगर इसको बैलेंस करते हैं तो फिर जो लॉस में जा रही है उसको प्राइवेटाइज करने का सवाल नहीं उठता, क्योंकि अल्टीमेटली सरकार के पास जितना पैसा आना चाहिए, मतलब लो लॉस नो प्रॉफिट के ऊपर आप चला सकते, वो भी सरकारें नहीं कर रही। लास्ट बात मैं बताना चाहता हूं, मैं गांव का देहात का आदमी हूं, और देहात में हमने अपने बुजुर्ग को देखा है, वो मकान कब बेचता है, उसके पास कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं हो। एक अनपढ़ आदमी जिसको आर्थिक स्थिति की बहुत ज्यादा समझ नहीं है,
लेकिन वो मकान बेचकर अपना घर नहीं चलाता, जिसको इकोनॉमिक्स नहीं समझता, लेकिन वो अपना मकान बेच के अपना घर नहीं चलाता। ये क्या कर रहे? ये मकान बेच के घर चलाने की बात कर रहे हैं। जिनको इस देश चलाने के लिए हमने बोला, तो देश की संपत्ति बेच के देश चलाने वाले, और ये बोल रहे बड़े मेरिटोरियस है। ये इतने मेरिटोरियस है कि देश की संपत्ति बेच के देश चलाने की बात करते हैं। तो ऐसे लोगों को सत्ता से बेदखल करना चाहिए। ये मैसेज आप लोगों ने